बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जो समाअत चल रही है, इस अदालती कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने एक नई रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने निशानदही की है कि 12 जुलाई के फ़ैसले में कैसे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। अदालत के सामने मुकदमा क्या था, अदालत ने फ़ैसला क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात क्या थे, उन अख्तियारात को किस तरीके से और कैसे आइन और कानून के बरखिलाफ़ जाके इस्तेमाल किया गया। और इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जहां जस्टिस मंसूर शाह का जिक्र किया, वहीं पहली मर्तबा किसी रिपोर्ट में हमने ये देखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी लिया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर का भी जिक्र किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट में क्या इंकशाफ किया गया है, ये रिपोर्ट है क्या, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो दरअसल ECP की जानिब से नज़रसानी केस में जमा करवाई गई उनकी फार्मूलेशंस हैं, जो कि 7 नुकात पर मुश्तमिल हैं। और इस फार्मूलेशन में इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने कानून रखा है, आइन रखा है, अदालत के सामने जो केस था उसको पुट किया है और सारा कंपैरिजन करके 12 जुलाई के फ़ैसले में क्या सुकम्स हैं, क्या गलतियां हैं, क्या ब्लंडर्स हैं, उन सब की निशानदेही की गई है। सबसे पहली जो फार्मूलेशन है उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, बड़ी डिटेल के साथ इसको फोकस किया है। पहली फार्मूलेशन को इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने, जिसमें यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जो 12 जुलाई के फ़ैसले में लिखा गया कि PTI अदालत के सामने मौजूद थी, अदालत का ये ऑब्ज़र्व करना ये हक़ाइक़ के बरक्स है, हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी फार्मूलेशन में ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सिवा ये जो सीटें हैं किसी को अलॉट नहीं हो सकती थी और PTI ने भी मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी थी, लेकिन जो 12 जुलाई का अदालती फ़ैसला है उसमें PTI को, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसे PTI के साथ बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है अपनी इस फार्मूलेशन में कि कानून ये कहता है कि जो इंटरवीनर की जो दरख्वास्त होती है उसमें जो एप्लीकेंट होता है वो और उसकी जो कंटेंशंस होती हैं, यानी जो इंटरवीनर बनने की दरख्वास्त देता है उसकी जो मारूज़ात गुजारिशात होती हैं वो मेन जो पटिशनर होता है उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकती, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। और इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिज़र्व सीटें मांगी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिज़र्व सीटें नहीं मांगी थी, लेकिन अक्सरियती फ़ैसले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जगह पे PTI लिखना ये बात हक़ाइक़ के बरक्स है और अदालत के फ़ैसले की बुनियाद इसी चीज़ को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, उसको बनाया गया है। तो लिहाजा चूँकि ये बुनियाद ही गलत है तो इस बुनियाद के ऊपर खड़ा किया गया जो सुपरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी इमारत है, वो भी ज़मीन बोस हो जाती है। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके भी ये रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता था। दूसरा पॉइंट इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन का ये है कि रिज़र्व सीटें हासिल करने का एक तरीक़ाकार होता है, जो कि आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 में दिया गया है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक इलेक्शन प्रोग्राम जारी होता है। इलेक्शन प्रोग्राम में बताया जाता है कि कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे और सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की वुमेंस और मिनॉरिटी की जो फ़हरिस्त है वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगी, जिसकी बाकायदा तौर पे स्क्रूटनी होती है। एक पूरा प्रोसीजर, एक मेकनिज़म आर्टिकल 151 और 106 में जो है वो फराहम किया गया है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया, उस फैसले में अदालत ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो रिज़र्व सीटों की जो फ़हरिस्त है, जो लिस्ट है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए और इलेक्शन कमीशन उस फ़हरिस्त के मुताबिक PTI को रिज़र्व सीटें अलॉट करे।
इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि देखें कि जब वो इलेक्शन प्रोग्राम की जो डेडलाइन थी, जो टाइमलाइन उसमें दी गई थी, वो गुजर चुकी है और ये प्री इलेक्शन की बात है। तो पोस्ट इलेक्शन में वो जो टाइमलाइन और फहरिस्त जमा करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, ये आइन और कानून के बरखिलाफ जाके दिया गया है। जो एक मेकनिज़म है उसको बाईपास किया गया है। पोलिंग के बाद मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो जमा नहीं करवाई जा सकती। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने ये लिया है कि जो इलेक्शन प्रोग्राम जारी होता है उसमें और आर्टिकल 51 और 106 में जिसकी अदालती 12 जुलाई के फैसले में गलत तशरीह की गई है, आइन और कानून ये कहता है कि जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो जीतने के बाद 3 दिन के अंदर जो टाइमलाइन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है वो 3 दिन की टाइमलाइन है। तो 3 दिन के अंदर इन लोगों ने शामिल होना होता है किसी न किसी सियासी जमात में। तो इलेक्शन शेड्यूल जो कि 15 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, जिसको अमेंड किया गया था 22 जुलाई 2024 को, इसको अदालत ने सेट असाइड नहीं किया। आइन बात करता है 3 दिन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में 15 दिन दे दिए। आर्टिकल 187 को इन्वोक करके 3 दिन की जो मयाद है वो बढ़ा के 15 दिन नहीं हो सकती। और इलेक्शन शेड्यूल भी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहा, उसको भी कलअदम करार नहीं दिया गया। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने ये रखा है कि जिन 39 अरकान को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कतई नज़र इस बहस के कि कितने जज साहबान ने PTI के 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार दिया, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इसका भी एक मुकम्मल प्रोसीजर है। जब नॉमिनेशन पेपर कोई उम्मीदवार फाइल करता है तो उसे डिक्लेरेशन देना होता है कि वो फलां पार्टी का कैंडिडेट है। उस उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देना होता है, पार्टी का टिकट देना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये करार दिया कि नॉमिनेशन पेपर्स या जो डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए गए उनके 3 कॉलम्स में जहाँ पर भी जिस कैंडिडेट ने PTI लिख दिया है उसको किसी तफरीक के बगैर PTI का कंसीडर किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन दरअसल यहाँ पे कह ये रहा है कि एक तरीक़ाकार है किसी उम्मीदवार को किसी सियासी जमात का उम्मीदवार एक्सेप्ट करने का, वो रिक्वायरमेंट पूरी किए बगैर कैसे जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला पैराग्राफ नंबर 49 और 110 है उसमें उस तरीक़ाकार को, उस रिक्वायरमेंट को एडमिट किया गया है कि कैसे उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं, कैसे उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होते हैं। इस तरीक़ाकार को इंडोर्स करने के बावजूद, इसको मानने के बावजूद ये करार दे दिया गया कि ये 39 लोग चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये बात आइन और कानून के बरखिलाफ है। जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बरक्स जाके ये फैसला दिया गया। 5वां पॉइंट नाज़रीन इसमें यह दिया गया है कि जो आर्टिकल 187 के तहत रिलीफ दिया गया है वो आउट ऑफ टर्न नहीं, जो स्कोप था उससे बाहर जाके रिलीफ दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आर्टिकल 187 का जो रिलीफ है वो सिर्फ मुतासरा पार्टी को दिया जा सकता है और मुतासरा पार्टी का अदालत के सामने होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने जो एक नया आइनी पॉइंट अपनी इन गुजारिशात में फार्मूलेशन में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखा है, उसमें यह कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 4 जो है वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हर शख्स को जो उसको कानून और आइन प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो आइन का आर्टिकल 4 के अगेंस्ट जाके किसी फ़र्द के ख़िलाफ़, कानून के बरखिलाफ़, आइन के बरखिलाफ़ कोई फ़ैसला या सलूक नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पार्टीज़ का अदालत के सामना होना मौजूद है। अगर पार्टीज़ मौजूद ना हो तो आर्टिकल 187 का अख्तियार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट जब एक बेंच बना देती है, इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि वो सो मोटो प्रोसीडिंग का आगाज़ आज़ादाना तौर पे बेंच में बैठ के जज साहबान शुरू नहीं कर सकते। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर के 2022 के उस फैसले का हवाला दिया है जब काजी फाजिसा ने साफ़ियों के मामले पे अज़ खुद नोटिस लिया था। उस अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जस्टिस उमर बंदियाल ने 5 रुकनी बेंच बना के एक जजमेंट दिया था कि ये सो मोटो कमरा अदालत में बैठ के एक बेंच नहीं ले सकता। सो मोटो लेने का जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस का होता है।
तो उस पर फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तहरीर किया था, जिसमें मास्टर ऑफ रोस्टर की जो टर्म है वो भी सामने आई थी, इस्तिलाह सामने आई थी। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर एक बेंच बना है तो उसने उस केस की हद तक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। सो मोटो लेके कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 187 को पेंडिंग केस के अलावा मुतासरा फरीक की अदम मौजूदगी में, चूँकि तहरीक इंसाफ मुतासरा फरीक के तौर पर अदालत के सामने नहीं आई, ना इलेक्शन कमीशन के सामने, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो तो इंटरवीनर बनने के लिए आई थी, तो ये आर्टिकल 187 भी अख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। आर्टिकल 184(3) का सो मोटो का अख्तियार भी पीटीआई के हक़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और एक और नुक्ता जो इलेक्शन कमीशन ने उठाया कि वो ये है कि 12 जुलाई के फैसले में जो इलेक्शन कमीशन का सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ फैसला है उसको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का, उसको 12 जुलाई के फैसले में कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ये निशानदेही करता है कि जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पे, वो फैसला तो हतमी हो चुका था। उस फैसले को तो सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया था, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे एपलेट कोर्ट का अख्तियार यहाँ पे इस्तेमाल करके जो 2 फरवरी 2024 का सलमान अकरम राजा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो कि फाइनलिटी अख्तियार कर चुका था, उसको कैसे सेटिसाइड कर सकती है? कौन सा कानून और आइन का कौन सा आर्टिकल इस बात की इजाज़त देता था? और छठा पॉइंट नाज़रीन, इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने यह लिया है कि जो सेक्शन 94 है इलेक्शन एक्ट का, उस सेक्शन 94 को भी सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सेक्शन 94 जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, जब वो भी चैलेंज नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिए बगैर, और आर्टिकल 10 ने जो कोई फेयर ट्रायल की बात करता है, यहाँ पर भी अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इस नुक्ते पे कि रूल्स 94 कलअदम है, आइन के मुनाफी है, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच को अगर उसने सो मोटो प्रोसीडिंग शुरू करनी थी तो पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस देता, इस नुक्ते पे इलेक्शन कमीशन को सुनते, फिर फैसला करते। बगैर नोटिस दे के, बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती थी। तो ये छठा पॉइंट था। सातवां नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो पॉइंट लिया है वो मेजॉरिटी जजेस की एक तो 14 सितंबर की वजाहत है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर, पीटीआई की दरख्वास्त पे, और दूसरा 18 अक्टूबर 2024 की वजाहत है इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्त पे। इस पॉइंट पे इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये जो 2 वजाहतें 14 सितंबर और 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जारी की, इसमें भी जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, जो आर्टिकल 10A है, उसको फॉलो नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये जो वजाहतें हमने फ़ाइल की थी उसको तरीक़ाकार के मुताबिक कमरा अदालत में फ़िक्स नहीं किया गया, और ये वजाहतें 13 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए फ़िक्स होना थी, लेकिन ना हमारी वजाहतों को समाअत के लिए फ़िक्स किया गया, ना उस पर 13 रुकनी बेंच बना, ना इलेक्शन कमीशन को सुना गया, ना इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया। तो ये आइन और कानून के बरखिलाफ़ जाके 12 जुलाई का फ़ैसला दिया गया है। ये हमारे 7 पॉइंट हैं इलेक्शन कमीशन का कहना है, जिसकी बुनियाद पे हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। अब ये नाज़रीन बड़ा अहम डॉक्यूमेंट्स है, बड़ी अहम फार्मूलेशन है इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों में जमा करवाई गई हैं। अभी तो केस की समाअत को 16 जून तक मुलतवी कर दिया गया है, ईद कुर्बान के बाद। ईद कुर्बान के बाद फैसल सदीकी साहब दलाइल देंगे, उनके दलाइल के अख्तिताम के बाद ये जो फार्मूलेशंस हैं, ये फार्मूलेशंस इलेक्शन कमीशन के वकील वैसे तो जमा करवा चुके हैं, लेकिन अदालत को बताएंगे कि ये सब कुछ है क्या, इसमें कानूनी और आइनी नुक्ते क्या हैं, अदालती फ़ैसले में सुकम क्या है, तो वो इसकी निशानदेही करेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो ख़बर है, एक्सक्लूसिव ख़बर है, आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। आपके फ़ीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।